द बुक डिकोडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्लादिमीर लेनिन के एक बहुत ही प्रभावशाली निबंध के बारे में, जिसका नाम है क्या करें। अब देखिए, ये किताब भले ही छोटी हो, लेकिन इसने इतना बड़ा असर डाला कि बोल्शेविक संगठन और कह सकते हैं कि पूरी मॉडर्न रेवोल्यूशनरी थ्योरी ही हमेशा के लिए बदल गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक क्रांति होती कैसे है? क्या ये बस लोगों के गुस्से का नतीजा है जो अपने आप भड़क उठता है, या फिर इसके पीछे एक सोची समझी डिसिप्लिन्ड प्लानिंग होती है? यकीन मानिए, 20वीं सदी की शुरुआत में रूस के क्रांतिकारियों के लिए ये कोई थ्योरी का सवाल नहीं था, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था। और बस इसी गर्मागर्म बहस के बीच लेनिन ने अपनी बात रखी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1902 में वो बड़ा सवाल था क्या, फिर लेनिन ने इसका क्या कंट्रोवर्शियल जवाब दिया। इसके बाद जाहिर है इतिहास पर इसका असर क्या हुआ वो भी जानेंगे। हाँ, इसकी जो बड़ी बड़ी आलोचना है उन पर भी एक नज़र डालेंगे, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब आज भी इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस दौर में। ज़रा सोचिए, साल है 1902। रूस का माहौल कैसा है? एक तरफ ज़ार का दमनकारी शासन, ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं, और दूसरी तरफ सोशलिस्ट मूवमेंट के अंदर ही एक ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है कि भाई अब आगे करना क्या है, रास्ता कौन सा अपनाना है। और इस बहस के सेंटर में जो सबसे बड़ी दुविधा थी वो ये थी, क्या मजदूरों का जो ये अपने आप स्पॉन्टेनियस स्ट्रगल होता है, मतलब जब वो खुद ही किसी बात पर विरोध करने लगते हैं, क्या सिर्फ उससे एक कामयाब क्रांति आ सकती है? बस यही वो सवाल था जिसका जवाब देने के लिए लेनिन ने अपना पूरा निबंध लिख डाला। तो फिर लेनिन का जवाब क्या था इस बड़े सवाल पर? देखिए, उनको जवाब, ये जो सब कुछ अपने आप हो जाएगा वाली सोच थी ना, उस पर एक सीधा हमला था। और उनका पूरा तर्क 3 चीजों पर टिका था: चेतना, सिद्धांत और संगठन। यहाँ लेनिन एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट लाते हैं, ट्रेड यूनियन चेतना। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वो समझ जो मजदूरों में नेचुरली आती है कि भाई हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, काम करने के हालात बेहतर होने चाहिए। लेनिन ने कहा यह ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ये चेतना सिर्फ सिस्टम के अंदर सुधार चाहती है, ये पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंकने की बात नहीं करती, और इसीलिए ये लिमिटेड है। और ये जो फर्क है वो यहाँ एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है स्पॉन्टेनियस स्ट्रगल जो ट्रेड यूनियन चेतना पर जाकर खत्म हो जाता है, मतलब बस बेहतर हालात चाहिए, और दूसरी तरफ है सोची समझी राजनीति जो क्रांतिकारी चेतना पैदा करती है, जिसका मकसद है पूरे के पूरे सिस्टम को ही बदल देना। और यही लेनिन ने अपनी सबसे कंट्रोवर्शियल बात कही कि ये जो क्रांतिकारी चेतना है ना, ये अपने आप नहीं आएगी, इसे बाहर से लाना पड़ेगा, पूरी प्लानिंग के साथ। अच्छा, तो सवाल उठता है कि इसे लाएगा कौन? और यहीं लेनिन अपना समाधान पेश करते हैं। वैनगार्ड पार्टी, या जिसे हरावल दस्ता भी कहते हैं, ये क्या होगी? ये होगी प्रोफेशनल क्रांतिकारियों की एक छोटी, सेंट्रलाइज्ड और एकदम लोहे के अनुशासन वाली टीम। और इसका सिर्फ एक ही काम होगा, मजदूर वर्ग तक रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट थ्योरी को पहुंचाना। तो इन प्रोफेशनल क्रांतिकारियों का रोज का काम क्या होता? मोटे तौर पर 4 चीजें। पहला, मार्क्सिस्ट थ्योरी को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि उसे गहराई से समझना और लागू करना। दूसरा, अपने आइडियाज को फैलाने के लिए अखबार और पैम्फलेट जैसे प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करना। तीसरा, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को ऑर्गेनाइज करना और उन्हें लीड करना। और चौथा, और ये बहुत ज़रूरी था, एक सीक्रेट नेटवर्क बनाना और उसे किसी भी कीमत पर बचाए रखना। तो चलिए अब देखते हैं कि इन आइडियाज़ का असर क्या हुआ। मतलब ये सिर्फ कागज़ पर ही रह गए, या इन्होंने सच में कुछ बदला? और बदला तो क्या बदला? कैसे एक छोटे से पैम्फलेट ने दुनिया का नक्शा बदल दिया और एक सुपर पावर की नींव रख दी? ये टाइमलाइन तो कमाल की है। इससे पता चलता है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। देखिए, 1902 में किताब छपती है, सिर्फ 1 साल के अंदर 1903 में इन्हीं आइडियाज के दम पर बोल्शेविक पार्टी खड़ी हो जाती है, और फिर सिर्फ 14 साल बाद 1917 में यही बोल्शेविक्स रूस की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। मतलब थ्योरी से सीधे पावर तक का सफर। और ऐसा नहीं है कि इसका असर सिर्फ रूस में ही हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये निबंध तो दुनिया भर के सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट्स के लिए एक तरह की हैंडबुक या गाइडबुक बन गया। इसके बाद रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी पर जो भी बहस हुई वो इससे अछूती नहीं रह सकी। लेकिन जैसा कि हर पावरफुल आइडिया के साथ होता है, लेनिन के इस मॉडल की भी जबरदस्त आलोचना हुई। तो अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं।
बात करते हैं इसके खतरों की और वैनगार्ड को लेकर जो बहसें छिड़ी उनकी। सबसे पहला और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था एलिटिज्म का। मतलब आलोचकों ने सवाल उठाया, क्या ये मॉडल एक ऐसी पार्टी नहीं बना रहा जो लोगों के साथ काम करने के बजाय लोगों की जगह ही सोचने और फैसले लेने लगती है? क्या मुट्ठी भर लोग पूरे के पूरे मजदूर वर्ग की आवाज बन सकते हैं, उनकी इच्छाओं को रिप्लेस कर सकते हैं? दूसरा बड़ा सवाल था जमीनी स्तर की ताकत को लेकर। कई दूसरे सोशलिस्ट और एनार्किस्ट्स ने कहा कि लेनिन असल में मजदूरों की अपनी काबिलियत पर भरोसा ही नहीं करते। क्या मजदूर सच में इतने नादान हैं कि वे अपने स्ट्रगल से खुद रेवोल्यूशनरी आइडियाज नहीं बना सकते? क्या उन्हें हमेशा किसी बाहरी गाइड की जरूरत पड़ेगी? और फिर आती है तीसरी और शायद सबसे गंभीर आलोचना, इसकी अथॉरिटेरियन टेंडेंसी। मतलब ये जो इतना सख्त डिसिप्लिन और सेंट्रलाइज्ड कमांड पर जोर है, क्या ये सीधे सीधे तानाशाही का रास्ता नहीं बनाता? क्या इसका नतीजा एक नॉन डेमोक्रेटिक दमनकारी सिस्टम ही नहीं होगा? तो कुल मिलाकर ये पूरी बहस कुछ ऐसी दिखती है। लेनिन का हर आइडिया एक संभावित खतरे के साथ आता है। जहां सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है, वहां अथॉरिटेरियनिज्म का रिस्क है। जहां प्रोफेशनल क्रांतिकारी हैं, वहां एलिटिज्म का डर है। और जहां थ्योरी बाहर से लाई जा रही है, वहां जमीनी आवाज के दब जाने का खतरा है। तो सवाल ये है कि इतनी सारी आलोचनाओं के बाद भी हम आज इस किताब की बात क्यों कर रहे हैं? ये आज भी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये सोशल चेंज से जुड़े कुछ इतने फंडामेंटल सवाल उठाती है जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने 100 साल पहले थे। अगर लेनिन के पूरे तर्क को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, सिर्फ आर्थिक मांगों के लिए लड़ना क्रांति के लिए काफी नहीं है। इसके लिए एक सोची समझी पॉलिटिकल लीडरशिप, एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन और लगातार चलने वाला एक आंदोलन चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी और केंद्रीय दलील थी। और ये किताब हमें आज भी एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। कोई भी सोशल मूवमेंट एक असरदार लीडरशिप की जरूरत और ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी के उसूलों के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाएं? ये वो सवाल है जिसका जवाब दुनिया भर के एक्टिविस्ट आज भी तलाश रहे हैं। तो अगर ऐसे ही और आइडियाज़ को आप गहराई से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।